लफ्जों को करीने से सजाने का कमाल दिखलाते हैं हम। किरदारों के अनूठे रचयिता प्रवीण पामाल कहलाते हैं हम। दोस्तों, मेरी कहानी शापित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के एक ऐसे भुतहे रेलवे स्टेशन पर आधारित है जिस स्टेशन को रेलवे ने भुतहा घोषित करते हुए सन 1967 से सन 2009 तक यानी कि 42 वर्षों तक बंद रखा था। आज भी दिन ढलते ही ये रेलवे स्टेशन बंद हो जाता है। तो लीजिए पेश है कहानी का पहला भाग। जयसिंह चंदेल 10 जून को अपनी मोटरसाइकिल से भारत के कुछ राज्यों के भ्रमण पर निकला था। वो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में इस तरह की यात्राओं पर निकल पड़ता था। कभी लद्दाख, कभी दक्षिण के राज्यों में, कभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरफ, तो कभी मैदानी इलाकों के राज्यों में। वो हर स्थान पर 1-2 दिन ठहर कर वहाँ के रीति रिवाज, भाषा और इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करता था। अपने साथ वो एक वीडियो कैमरा और टेप रिकॉर्डर भी रखता था। इस बार वो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के प्रमुख दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थलों को देखने और समझने के लिए यात्रा कर रहा था। 30 वर्षीय जयसिंह चंदेल उत्तर प्रदेश के भौकाली शहर कानपुर का रहने वाला था। वो यहाँ के डीएवी कॉलेज में इतिहास का प्रवक्ता था। स्वतंत्र और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण उसने विवाह नहीं किया था। वो अविवाहित अवश्य था, लेकिन कुंवारा कतई नहीं था। शारीरिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विवाह का लेबल लगाना जयसिंह को उचित नहीं जान पड़ता था। इस समय उसकी घनिष्ठता डीएवी कॉलेज की एक लेक्चरार सोनम विद्यार्थी से चल रही थी। जयसिंह ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से झारखंड में प्रवेश किया था। फिर वो झारखंड से पश्चिम बंगाल पहुंचा था। इस समय वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा था। फिर उसे बिहार भ्रमण करते हुए मुगल सराय से वाराणसी वापसी करनी थी। आज 19 जून की तारीख थी। इस समय वो पश्चिम बंगाल के जिस इलाके में था वो झारखंड राज्य की सीमा के काफ़ी करीब था। पुरुलिया जिले के अयोध्या हिल्स एंड फॉरेस्ट रिजर्व एरिया घूमकर जब वो चला तो शाम के 4 बज चुके थे। आज रात तक उसे किसी भी हालत में झारखंड के रांची स्टील सिटी पहुंचना ही था। ये लगभग 60 किलोमीटर की दूरी थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रांची स्टील सिटी की तरफ निकल पड़ा। आसमान पर काले काले बादल घिर रहे थे। लग रहा था कि आज मानसून की बारिश होगी। मुश्किल से वो अभी 10-12 किलोमीटर ही चला होगा कि तूफानी हवा के साथ मूसलाधार पानी बरसने लगा था। उसके पास मोबाइल तो था, लेकिन उस ज़माने में गूगल मैप ने भारत में काम करना शुरू नहीं किया था। रास्तों का पता तब उपलब्ध नक्शों और स्थानीय लोगों से पूछ कर ही चलता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर आगे बढ़ना है। कहीं रुकने का मतलब था कि और लेट हो जाना। लोगों ने बताया था कि रात में इस इलाके से दोपहिए से यात्रा करना सेफ नहीं है। करीब आधा घंटा धीमी गति से चलने के बाद उसने देखा कि आगे सड़क पर पानी भरा हुआ है। उसने भरे हुए पानी से अपनी मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश की। इंजन के भीतर पानी चले जाने के कारण मोटरसाइकिल बंद हो गई थी। उसने घुटनों के ऊपर तक बह रहे पानी से भरी सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल को पैदल ही घसीटना शुरू कर दिया था। उसे यकीन हो गया था कि वो रास्ता भटक गया है। शाम के 6 बज गए थे और वो बुरी तरह से थक चुका था। दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी सामने कुछ ऊंचाई पर एक रेलवे लाइन दिखाई दे रही थी जहां पर पानी नहीं भरा हुआ था। उसने बड़ी मेहनत से अपनी मोटरसाइकिल को ऊपर चढ़ाया और रेलवे लाइन के बगल में बनी पगडंडी से मोटरसाइकिल को खींचते हुए आगे बढ़ा। अब उसे एक सुरक्षित स्थान की तलाश थी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे दूर एक रेलवे स्टेशन जैसा कुछ दिखाई देने लगा था। अब पानी बरसना भी बंद हो चुका था। उसे कुछ आशा बंधी और उसने हाँफते हुए आगे चलना जारी रखा।
स्टेशन का प्लेटफॉर्म स्टेशन से काफ़ी पहले से ही शुरू हो गया था। रेलवे लाइन के बगल से ही उसने प्लेटफॉर्म शुरू होने वाली जगह से मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ा दी थी और थोड़ी दूर चलने पर उसे एक यात्री बेंच दिखाई दी तो वो निढाल होकर बैठ गया। उसने बेंच के सामने ही मोटरसाइकिल खड़ी कर दी थी। जय सिंह ने सोचा कि पहले थोड़ा सुस्ता लूं, तब स्टेशन भवन पर जाकर देखूं कि कुछ चाय नाश्ता वगैरह मिल जाए। तभी सामने से एक यात्री ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजरने लगी थी। जयसिंह सामने से गुजर रही ट्रेन को देख रहा था। उसे बड़ा अजीब सा लगा कि ट्रेन की सारी खिड़कियां और गेट बंद थे, एक खिड़की तक नहीं खुली थी। 2 मिनट में ही पूरी ट्रेन उसके सामने से गुजर चुकी थी। कुछ ही दूरी पर एक लोहे का बोर्ड जमीन पर गड़ा हुआ था जिस पर स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। बोर्ड बहुत पुराना सा लग रहा था, जैसे कि बरसों से इस पर नया पेंट ही नहीं किया गया हो। बड़ी मुश्किल से उसने पढ़ा तो बेगुन कोदर नाम उसे समझ आया था। धुंधलका हो चला था। जयसिंह ने अपनी खराब मोटरसाइकिल को फिर से धकेलना शुरू किया और चलते हुए स्टेशन की मुख्य इमारत के सामने जा पहुंचा। केवल छोटे से एरिया में प्लेटफॉर्म के ऊपर टीन की चद्दर पड़ी हुई थी। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जमीन पर धूल और उड़े बिखरे हुए पत्ते पड़े हुए थे। स्टेशन मास्टर का कमरा बाहर से बंद था और एक ताला भी लगा हुआ था। ना कहीं कोई रेलवे का कर्मचारी दिखाई दे रहा था और ना ही कोई पैसेंजर। जाड़े के दिन थे तो तेजी से अंधेरा गिरने लगा था। जयसिंह ने पिछले 8 सालों में बहुत भ्रमण किया था। वो कई बार इस तरह की असामान्य परिस्थितियों में फंस चुका था, इसलिए उसे डर तो नहीं लग रहा था, बशर्ते उसे अपनी सुरक्षा की चिंता अब होने लगी थी। उसने मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाया और एक बेंच को झाड़ कर बैठ गया। उसे भूख लगाई थी तो वो उठा और उसने मोटरसाइकिल पर टंगे बैग से बिस्किट निकाले और खाने लगा। फिर थर्मस से पानी निकाल कर पिया। वो सोच रहा था कि अगर कोई मैकेनिक मिल जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन ये कैसा रेलवे स्टेशन है जहाँ ना कोई कर्मचारी ना पैसेंजर। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। उसके मोबाइल ने काफ़ी देर पहले से ही काम करना बंद कर दिया था। स्टेशन के बाहर भी वीराना था, शायद बस्ती यहाँ से दूर ही थी। अजीब मुश्किल थी। वो वापस आकर उसी बेंच पर बैठ गया और आराम करने की नीयत से अधलेटा सा हो गया था। अब अंधेरा पसरने लगा था। जयसिंह असमंजस की स्थिति में विचार मग्न था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। बाहर का मौसम और अंधेरा, खराब मोटरसाइकिल और सुनसान इलाका। यहाँ अपने ऊपर कम से कम छत तो है, यहीं रुकना चाहिए या यहाँ से कहीं और ठिकाना तलाशना चाहिए। तभी एक युवती नीले जीन्स और सफ़ेद टॉप में अचानक सामने से चलती हुई आ गई थी। उसके काले लंबे खुले हुए बाल उसकी कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। जयसिंह ने देखा कि वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसे सुनसान प्लेटफॉर्म पर अंधेरे में ये युवती कहाँ से प्रकट हो गई। फिर उसने सोचा चलो कम से कम कोई इंसान दिखाई तो दिया। युवती ने मीठे स्वर में उसे देखते हुए कहा, अमी एखाने बैठ सकता है? जयसिंह ने सोचा कि पूरा स्टेशन ही तो खाली पड़ा है, ये कहीं भी जाकर बैठ या लेट सकती है। जयसिंह ने बिना कुछ बोले हाँ में अपना सर हिला दिया था। वो अब उसी बेंच पर बैठ गई थी। सामने आकाश पर चांद निकल आया था। शायद ये पूर्णिमा का चांद था। चांदनी रात में वो युवती बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो आंखों में काजल, कानों में झुमके और हाथों में लाल रंग की चूड़ियां डाली थी। उसके होठों पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उन आंखों का सूनापन जैसे अपने भीतर कोई अज्ञात रहस्य या पीड़ा समेटे हुए था, जैसे वो एक लंबे अंतराल से किसी की व्याकुल प्रतीक्षा में हो। जयसिंह ने बात प्रारंभ करने की नीयत से पूछा, आप क्या यहीं कहीं पास की रहने वाली हैं? युवती ने कहा, हाँ,
यहाँ से 2 किलोमीटर दूरे एकटा ग्राम आच्छे, अमी वहीं के रहने वाली है। तुम्ही की हिंदी भाषी? जयसिंह ने कहा, हाँ मैं ट्रैवलर हूँ और यूपी का रहने वाला हूँ। शायद आपको कोई ट्रेन पकड़नी है। युवती बोली, हाँ अमाके ट्रेन पकड़नी तो हौबे, देखिए अमी पकड़ पाता है कि नहीं। जयसिंह ने हंसते हुए कहा, अरे ट्रेन रुकेगी तो पकड़ लीजिएगा, उसमें क्या बात है। वो कुछ सीरियस थी, बोली, हाँ थमेगा तो अमी अवश्य पकड़ेगा। जयसिंह ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, ट्रेन रुकती होगी तभी तो आप यहां आई हैं। युवती ने जैसे कुछ याद करते हुए कहा, हाँ थमता तो था ट्रेन पहले इधर। जयसिंह को उस युवती के जवाब कुछ समझ नहीं आ रहे थे। क्या ये लड़की घर से भागी है या मुझसे झूठ बोल रही है? लेकिन उसे क्या, वो जाने उसका काम। लेकिन इस वीरान रेलवे स्टेशन पर यह लड़की चांदनी रात में अकेले इतने मजे में घूम रही है, यहां तो किसी अकेले पुरुष को भी डर लगे। लेकिन मेरी बात कुछ और है, मैं ऐसे जल्दी डरने वाले पुरुषों में नहीं हूं। जयसिंह ने कहा, अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि यहां आसपास कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक मिल जाएगा? मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, इसलिए यहां पर फंस गया हूं। युवती ने जयसिंह को कसकर घूरा और फिर बड़ी तेज हंसी। उसके घूरने से लग रहा था कि जैसे वो अपनी नजरों से जयसिंह का एक्सरे कर रही हो। जयसिंह को सिहरन सी हुई। युवती अभी भी एक कातिल मुस्कुराहट के साथ जयसिंह की आंखों में ही देख रही थी। फिर वो बोली, अब इस रात में ऐखाने तुम्हाके कोई भी मिलबे ना, यहां से बाहर निकलना भी विपदा मुक्त नहीं है, तुम्हाके आज रात्रि यहां पर काटना होबे। युवती बंगाली मिश्रित हिंदी में बात करने का प्रयास कर रही थी। उसके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि वो चाहती है कि जयसिंह आज रात यहीं बिताए। तब तक एक ट्रेन विपरीत दिशा से आई और तेजी से निकल गई। उस ट्रेन के भी सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। जयसिंह ने युवती से कहा, यह ट्रेन भी यहां पर नहीं रुकी, अभी थोड़ी देर पहले ही एक ट्रेन दूसरी तरफ से आई थी और वो भी नहीं रुकी थी। एक बात समझ नहीं आ रही है कि ट्रेन के सारे खिड़की और दरवाजे बंद क्यों हैं। युवती ने बुरी सी शक्ल बनाई और बोली, सब साले डरते होबे और क्या, अभी तो तुम्ही से भेंट हो गया, नहीं तो अमी ट्रेन के ड्राइवर को सबक सिखाती। जयसिंह ने पूछा, डर? ट्रेन के यात्री क्यों डरेंगे और उन्हें भला किस बात का डर होगा? और ट्रेन जब रुकी ही नहीं तो आप ड्राइवर को कैसे सबक सिखाती? युवती बोली, अरे बाबू तुम आके खूब ही भोले जान पड़ते हो, अब ये बातें रहने दो। अम्मी क्लांतो, तुम्ही थोड़ा सा खिसको तो अम्मी विश्राम कर लूं, जब ट्रेन आएगा तब पकड़ लेगा। जयसिंह थोड़ा सा खिसका तो युवती उसी बेंच पर लेट गई थी। जयसिंह बेंच के एक कोने पर सिमट कर बैठा था और युवती का सर उसकी ही तरफ था। युवती ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। जयसिंह उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो सोते हुए निहायत ही खूबसूरत, दिलकश, हसीना लग रही थी। जयसिंह सोच रहा था, ये इतनी निश्चिंतता के साथ कैसे सो रही है? क्या इसे पास बैठे एक अजनबी पुरुष से डर भी नहीं लग रहा है? जयसिंह भी थका होने के कारण थोड़ी देर बाद ही झपकी लेने लगा था। रात के 1 बज रहे थे। जयसिंह को अपनी जांघों पर कुछ भार सा अनुभव हुआ तो उसने अपनी पलकें खोली। सोते सोते न जाने कब उस युवती ने अपना सर उसकी गोद में रखकर सिरहाना बना लिया था। जयसिंह को इस तरह का साबका कभी नहीं पड़ा था। उसे अजीब सी खुशी भी मिल रही थी और सिहरन भी हो रही थी। कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा है? जयसिंह ने देखा वो अपनी पलकें बंद किए आराम से लेटी है। उस युवती के तेज तेज सांस लेने से उसके सीने के उभार उठ और गिर रहे थे। जयसिंह ने सोचा कहीं इसकी नींद टूट जाए और ये मुझे अपनी ओर ही ताकते देखे तो अच्छा नहीं लगेगा। जयसिंह ने भी अपनी पलकें बंद कर ली थीं। चारों तरफ एक मदमाती सुगंध फैल चुकी थी, जैसे जूही, बेला, चमेली के फूलों की मिली जुली खुशबू हो। जयसिंह ने पलकें बंद किए हुए सोच रहा था कि इस वीराने में इतनी मोहक सुगंध। थोड़ी देर बाद जयसिंह को महसूस हुआ जैसे युवती ने
अपने सर को हल्का सा मोड़ा हो। वो अभी भी अपनी पलकें मूंदे हुए था। तभी युवती ने लेटे लेटे ही अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जयसिंह के दोनों गालों पर अपनी नरम मुलायम हथेलियां रख दी थीं। ओह, इतना सुखद स्पर्श! जयसिंह जानना चाहता था कि आगे ये युवती क्या करती है। जयसिंह ने अपनी पलकें बंद ही रखी थी ताकि वो युवती ये न समझ पाए कि वो जग रहा है। युवती ने अपने दोनों हथेलियों से उसके सर को नीचे की ओर झुकाया और उसके होठों का चुंबन लेने लगी। एक तो इतनी मदमाती सुगंध और उस पर ऐसा अमृतमय चुंबन। जयसिंह का दिल और दिमाग मदहोश हुआ जा रहा था। युवती ने उसे खींचकर अपने ऊपर ही गिरा लिया था। दोनों मदमस्त एक दूसरे के जिस्मों को बेतहासा चूमते हुए अपने अपने जिस्मों को कपड़ों के बंधन से मुक्त कर रहे थे। दो अत्यंत वेग से उफनती हुई नदियां जैसे एक दूसरे में समा जाती हैं, वैसे ही दोनों के जिस्म एक दूसरे में समा गए थे। ऐसे अपूर्व, अनोखे, अद्भुत आनंद की अनुभूति तो आज तक जयसिंह को कभी नहीं हुई थी। आज से पहले वो कितनी ही स्त्रियों से काम क्रीड़ा कर चुका था, लेकिन आज का ये संभोग बिल्कुल असाधारण था। जैसे अक्सर दाल रोटी से पेट भरने वाले को 56 भोगों का लजीज स्वाद मिल गया हो। तृप्ति का ये अवर्णनीय अनुभव नितांत किसी दूसरी ही रूहानी दुनिया का मालूम होता था। काम वेग का उमड़ता तूफान उतरने के बाद भी शिथिल जयसिंह ने उस अनावृत युवती को अपने आलिंगन पाश में बंदी बना रखा था। वो अपनी हथेलियों से अभी भी उस युवती के निर्वस्त्र बदन के उतार चढ़ावों को सहला दुलरा रहा था। उसके होंठ उस युवती के उत्तेजक अंगों को चूम रहे थे। स्पर्श की ऐसी दिव्य अनुभूति उसे किसी और ही कैफियत में लिए जा रही थी। युवती भी जयसिंह के जिस्म में जैसे अंदर तक घुस जाना चाहती थी। युवती के हाथ जयसिंह के बालों को सहला रहे थे। बालों में फिरती उसकी कोमल उंगलियां जयसिंह की चेतना और दिमाग को सुन्न किए दे रही थीं। जयसिंह को जैसे नशा हो गया था। वो तुरंत ही गहरी नींद की आगोश में चला गया था। दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते।